गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है मेरे भाई। और बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे। अगर नहीं है तो मेरे भाई रहा करो, ठीक है। बताएंगे कैसे हैं सभी, एक बार जल्दी बताएंगे एक बार। तब तक मैं पसीने पहुंच लेता हूँ। देखो कैसे चमक रहा हूँ, है ना, सोने की तरह। लेकिन सोना नहीं हूँ, नालायक को कहीं उठा के चल दो मुझे। चलो हाँ, ऐसे भी किडनैपिंग ज्यादा चल रही इस टाइम पे। चलो कोई बात नहीं मेरे भाई। बताएंगे कैसे हैं सभी, अच्छे हैं। चलो भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। बताएंगे सभी, आज की क्लास स्टार्ट करें मेरे भाई। आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ बताएंगे सभी, आज की क्लास स्टार्ट करें मेरे भाई। हाँ सर करिए, स्टार्ट करिए। तो देखो मेरे भाई, हमने 5वां चैप्टर चल रहा था हमारे जैव प्रक्रम, है ना। चलो स्टार्ट कर दिया भैया ना। अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपन। देखो जैव प्रक्रम के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। जैव प्रक्रम की परिभाषा पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, क्या क्या इनका उद्देश्य होता है, क्या क्या इनका उद्देश्य नहीं होता। इसके उसके बाद में हमने रंध्र वंध्र पढ़ लिए थे। देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मतलब अभी अपन बुक में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा हुआ हूं और उनको हम उसमें देखेंगे। किसमें मेरे भाई, किसमें देखेंगे? बुक में देखेंगे। जैसे कि उसमें आएगा एक प्रश्न आएगा हमारे पास कि किसी चीज को तुम कैसे पता लगा सकते हो मेरे भाई कि वो सजीव है या निर्जीव। बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ ये पेन है, ये सजीव है या निर्जीव है, तो क्या कहोगे? सर ये तो निर्जीव है। बेटा कैसे पता लगाया, कैसे तुमने इसका पता लगाया कि ये निर्जीव है? तो तुम बोलोगे सर ये श्वसन नहीं करता, ये पाचन नहीं करता, ये उत्सर्जन नहीं करता, दूसरी बात इसके अलावा और क्या, कि ये वृद्धि नहीं करता, ये गति नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये निर्जीव हो जाएगा। सर आ गई बात समझ में। तो मेरे भाई वो पूछता है, क्या पूछता है कि किसी चीज, कोई चीज सजीव है या नहीं, कोई सजीव, कोई चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ है, वो सजीव है या निर्जीव, आप कैसे निर्धारण करेंगे, ठीक है। दूसरा बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, है ना। एक जैसे मैं तुम्हें भी पत्ती की अनुप्रस्थ काट आती है मेरे भाई, पत्ती की अनुप्रस्थ काट, उस पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र भी पूछ लेता है कई बार। उसमें क्या पूछ लेता है कि कोई पत्ती है, मान लो उसकी अनुप्रस्थ का, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। अब तुम्हें यही नहीं पता अनुप्रस्थ होती क्या है। सर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य समझ में ही नहीं आता। क्या आता है मेरे भाई? देखो प्रस्थ का मतलब ऐसे समझो, प्रस्थ का मतलब है पड़ी हुई। पड़ी हुई का मतलब जैसे ये पत्ती है मेरे भाई, जैसे ये मान लो ये इस तरीके से पत्ती, देखो जैसे मान लो ये इस तरीके से तुम्हारी पत्ती है मेरे भाई, ठीक है। ये लो इस तरीके से तुम्हारी पत्ती है, ये तरीके से पत्ती है मान लो तुम्हारी, ठीक है। ये पत्ती जो सीधी खड़ी हुई है इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य। अगर इसको अपन इस तरीके से आड़ी काट देंगे, आड़ी काट देंगे तो किस तरीके से दिखेगी? ये मेरे भाई इस तरीके से दिखेगी तुम्हें, तरीके से दिखेगी कि नहीं दिखेगी? भाई यहां से काटा है ना तुमने इस तरीके से, तो इस तरीके से दिखेगी। बोलोगे हाँ सर दिखेगी, तो सही दिखेगी यहाँ पे इस तरीके से। तुम बोलोगे हाँ सर दिखेगी यहाँ पे। तो मेरे भाई ये पत्ती जब काटोगे तुम इसको, इसके ऊपर ले हिस्से को इस तरीके से काटोगे तो इस तरीके से दिखेगी। अब ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। देखो कैसे याद रखना है कभी भी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य को। मैंने भी इसी तरीके से याद रखा हुआ है सर, पता ही नहीं चलता कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होता है। प्रस्थ का मतलब है पड़ा हुआ, अगर वो पड़ी हुई है, पड़ी हुई का मतलब ये आड़ी पड़ी हुई है तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। और अनुदैर्घ्य का मतलब होता है इस तरीके से, इसके द तो देंगे तो कैसे देंगे? ऐसे। तो देंगे तो मतलब नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो काटेंगे वो अनुदैर्घ्य होगी, और इस तरीके से जो काटेंगे वो क्या होगी? अनुप्रस्थ होगी मेरे भाई। क्या होगी? अनुप्रस्थ होगी। बताओ समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र उसी में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मेरे भाई? क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पूछता नहीं है कई बार, लेकिन अगर पूछ लेता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपन को। तो जब हम चैप्टर का अंदर से बुक रिवीजन कर रहे होंगे, बुक को पढ़ रहे होंगे, तब मैं साथ साथ तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी मैं मैन चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, जो हमें समझने की है। देखो अब हमारे क्या चल रहा था, मैंने बोल दिया था तुमसे पहले कि मैं कल रिवीजन नहीं कराऊंगा, और आज हम क्या करेंगे, देखो एक बार पढ़ के आया करो। जब मैं बोलूँ ना कि मैं कल रिवीजन नहीं कराऊंगा तो उसमें तुम पढ़ के आया करो, ठीक है। चलो तुम देखोगे कि सर अमीबा में पोषण चल रहा था। अमीबा में पोषण मैंने तुम्हें बता दिया था कि अमीबा की जो कोशिकीय सतह होती है वो अंगुलिनुमा संरचना बनती है, जो कैसी होती है, जो अंगुलिनुमा संरचना होती है, अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं, वो अस्थायी होती हैं और भोजन को पकड़ने के काम में आती है। जब ये भोजन को पकड़ लेती है तो भोजन को चारों तरफ से घेर लेती है मेरे भाई। क्या कर लेती है? भोजन को चारों तरफ से घेर लेती है। और जब ये चारों तरफ से घेर लेती है तो घेर के, और ये क्या करती है, उसमें संगलित होकर जो खाद कण है वो मेरे भाई संगलित होकर क्या बना लेता है? खाद रिक्तिका बना लेता है। क्या बना लेगा मेरे भाई? खाद रिक्तिका बना लेगा। खाद रिक्तिका क्या होती है? खाद रिक्तिका का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, एक रिक्त जगह होती है। रिक्त का मतलब एक खाली जगह होती है मेरे भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें क्या करता है अमीबा अपने जो भोजन को लेके जाता है उसको जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटित कर लेता है। विघटित कर वो क्या कर लेता है? अपने आप में मिला लेता है, या कोशिका द्रव में क्या कर लेता है? घोल लेता है, विसरित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी अपचित भोजन होता है, जो क्या होता है? अपचित जो भोजन होता है मेरे भाई, उस अपचित भोजन को यह क्या करता है? खुद से बाहर
निकाल देता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने तुम्हें चित्र में बताया था। ये अमीबा थी, ये इसने अंगुलिनुमा संरचना बनाई थी। इस तरीके से ये अंदर ले गए, ये खाद्य रिक्तिका बनाई थी। इसने खाद्य रिक्तिका में क्या किया था, जो भी खाद्य कण था उसका जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटन कर दिया और टुकड़ों के रूप में इस तरीके से इसने काम में ले लिया। जो अपशिष्ट बचा था उसको इसने बाहर निकाल दिया, जो कि मैंने अपचित पदार्थ के रूप में लिखा है। अपचित पदार्थ का मतलब जो पचा हुआ नहीं है, जो पच नहीं सका, तो अपच को क्या कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं मेरे भाई। इसके आगे हमने जो बात की थी वो बात की थी मानव में पोषण की। अब चलो अमीबा में तो पोषण हो गया, मैं तुमसे पूछूं कि किस तरीके का पोषण था, तो तुम बोलोगे सर प्राणी संपोषण था। प्राणी संपोषण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जिसमें कोई भी जीव जो होता है वो भोजन को ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है तथा अपचित जो भोजन होता है उसको बाहर निकाल देता है। ये वाली प्रक्रिया होती थी। तुम बोलोगे हाँ सर यही प्रक्रिया होती थी। ये प्राणी संपोषण है, वो किस पोषण का उदाहरण है, तो बोलेंगे सर ये विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता था। परजीवी पोषण कौन कौन सा होता था मेरे भाई, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किस किस में देखा हमने, यहाँ पे हमने सर अमीबा में देखा है, मानव में देखा है और सभी जीव जंतुओं में यही प्रकार का पोषण चलता है। तो हमने अमीबा का तो देख लिया, क्या हम मानव की भी देखें, हाँ सर मानव की भी देख लेते हैं। तो मानव की देखेंगे मेरे भाई। तो मानव में पोषण में मैंने लिखाया कि क्या होते हैं, चरण होते हैं। कौन कौन से चरणों में होता है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। मानव में पाचन, जैसे मतलब हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से पचता है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। मानव में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। जो भी मानव को पोषण प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा मेरे भाई, भोजन के पाचन से प्राप्त होगा। मानव में जो भोजन है उसका पाचन आहार नाल में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, आहार नाल में। आहार नाल का मतलब है, आहार का मतलब होता है भोजन, नाल का मतलब है नाली, नाली का मतलब नली मान लो। तो एक ऐसी नली पूरी की पूरी अपने सिस्टम में, अपने बॉडी में, अपने शरीर में, भाई हमारे शरीर में क्या होता है, एक ऐसी नली होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है, जिसमें पेट भी आता है। भाई नली कहीं से फूली हुई है, कहीं से सिकड़ी हुई है, कहीं से मोटी, कहीं से छोटी, इस तरीके से है। तो उसको पूरी को हमने क्या बोला है, जो यहाँ से मुख से लेकर और कहाँ तक मेरे भाई, गुदा द्वार तक जो जाती है उसको हमने आहार नाल बोला है। क्या बोला है, आहार नाल। तो आहार नाल जो होती है मुंह से गुदा तक फैली हुई एक लंबी नली होती है। इस आहार नाल में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। अब हम इनकी बात कर रहे थे कल, देखो मेरे भाई अब समझ में आ गया है मेरे बताएंगे, मैंने कल इसको समझाया नहीं था। अब बताओ समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, इसमें समझने वाली जैसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पाचन के विभिन्न चरणों की बात करते हैं। पाचन के विभिन्न चरणों में है मेरे भाई अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है मेरे भाई, जैसे ये मान लो ये भोजन है और इसको मैंने मुंह में लिया, इसको बोलेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है जो अंदर चला गया। अंदर चला गया मतलब पेट में नहीं, मुंह में चला गया हो। तो भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। दूसरा आता है भोजन का पाचन करना। पाचन जो आता है मेरे भाई, वो पाचन दूसरे नंबर पर क्या आता है, पाचन। जो हमने भोजन लिया है अब इसका पाचन होगा मेरे भाई, क्या होगा, पाचन। तो भोजन का पाचन करना। फिर तीसरी चीज आती है अवशोषण। सर अवशोषण क्या होगा, जो भोजन हमने लिया है, जो भोजन पच गया, उस पचे हुए भोजन से जो ऊर्जा मिलेगी, जल मिलेगा, जो पोषक तत्व मिलेंगे, उनका अवशोषण करना। तो पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण, मतलब उसको बदलेंगे आवश्यक जो भाई पाचन होगा तो उसको क्या करेंगे, जो भोजन है पचा हुआ उसको पोषक तत्वों में रूपांतरित करेंगे। रूपांतरण का मतलब है मेरे भाई बदलना। तो भोजन किस में बदलेगा, आवश्यक ऊर्जा तत्वों में बदलेगा, और आवश्यक ऊर्जा तत्वों को हम क्या कर लेंगे, उनका अवशोषण कर लेंगे। अब आता है स्वांगीकरण। अब पहले लिखेंगे और फिर मैं समझाऊंगा। देखो मेरे भाई आज लिखने का काम थोड़ा सा ज्यादा है, जब हम लिख लेंगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं इसी चीज में। देखो ये मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे जो होते हैं ना हमारे पास, यहाँ जो होते हैं मेरे भाई, यहाँ पे होते हैं हमारे पास फेफड़े। क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं मेरे भाई, फेफड़े होते हैं इस तरीके से। क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये फेफड़े जुड़े हुए होते हैं। इन फेफड़ों में मतलब इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, जैसे ये जा रही है यहीं पे इस तरीके से एक हमारी, ये इस तरीके से ये भी होती है। ठीक है, ये ग्रसिका में से ही निकलती है इस तरीके। ठीक है ना। अब देखो समझने की चीज क्या है वो समझेंगे। ये इस तरीके से मानव का पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिह्वा। जिह्वा का मतलब है मेरे भाई जीभ। अब जीभ क्या काम करेगी वो आज मैं लिखाऊंगा। मुख, मुख गुहा। इस मुख गुहा में मैं बताऊंगा कि ये मुख गुहा है क्या चीज, इस मुख में होता क्या क्या है। इस मुख में मेरे भाई 3 जोड़ी तो क्या होती है, मतलब सॉरी 3
तीन तो क्या होते हैं अपने पास, तीन तो लार, मुंह में जो लार बनती है ना उसकी तीन जोड़ियां होती हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है, और एक जीभ होती है, तो जीभ को जिह्वा भी बोलते हैं। ये क्या है मेरे भाई, ये जीभ है, क्या है, जीभ है। अभी बात करेंगे एक एक चीज की, मैं थोड़ा सा भी तुम्हें ओनली ओवरव्यू करवा रहा हूं, दिखा रहा हूं कि किस तरीके से चीजों को हमें पढ़ना है, किस तरीके से मैं चीजें लिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले जो काम चालू होगा वो यहां से चल रहा होगा, मतलब हमारे मुख गुहा से चल रहा होगा। जो भी हम खाना खा रहे होंगे वो इस मुख गुहा में खा रहे होंगे मेरे भाई। कहाँ खा रहे होंगे, इस मुख गुहा में। इस मुख गुहा में खा के यहाँ पे हमारे पास दांत और जीभ हो रही होंगी। कौन कौन सी चीज रही होंगी, दांत और जीभ। अब ये दांत और जीभ क्या करते हैं इसके बारे में भी लिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आ जाता है ग्रसिका। इस ग्रसिका से होता हुआ भोजन इस ग्रास नली से होता हुआ हमारे पेट में जाता है। इस पेट में तीन हिस्से होते हैं मेरे भाई, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। यहाँ पे मेरे पास भाई ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मेरे भाई पित्त, पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय क्या करता है, पित्त का भंडारण करता है। सर पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि पित्त का निर्माण कहां होता है, तो सब क्या करते हैं, पित्ताशय कर देते हैं। लेकिन गलत जवाब, पित्त का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है मेरे भाई। कहां होता है, लीवर में होता है। पित्ताशय ओनली क्या करता है, जो लीवर से जो पित्त बनेगा, जो पित्त बनेगा उस पित्त को क्या करता है, ये संग्रहित करता है। पित्ताशय का मतलब क्या है, पित्त का घर, मतलब कि यहां पर ओनली क्या होगा, पित्त रखा रहेगा। लीवर जो होता है, लीवर जो होगा मेरे भाई, लीवर को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। वो यकृत क्या करेगा मेरे भाई, वो लीवर क्या करेगा, उस पित्त रस को क्या करेगा, पित्त रस का भंडारण करेगा, पित्त का क्या करेगा, भंडारण करेगा। ठीक है, यहां पे क्या होती है, पित्त नली होती है। क्या होती है, पित्त नली। ये पूरा का पूरा क्या है, लीवर, जिसको हमने यकृत बोला है। ये ऊपर इस तरीके से जो लगा हुआ है, ये हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बेटा डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये क्या करता है मेरे भाई, ये फेफड़ों को सपोर्ट करता है। जब गर्भवती कोई महिला होती है तो उसको सांस लेने में तकलीफ वगैरह होती है, तो अब बताऊंगा मैं सारी चीजें, एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तुमने पढ़ा नहीं होगा इस बात की गारंटी है, तुम देखोगे कि मैंने क्या चीज पढ़ाई है, तुम्हें मजा आने वाला है मेरे भाई, है ना। चलो फिर आता है अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। तो मेरे भैया अग्नाशय यहाँ पे होता है। क्या होता है, अग्नाशय ये होता है, ठीक है, अग्नाशय यहाँ होता है। अब देखो इसमें दो चीजें होती है, शुद्धांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब क्या है बेटा, क्षुद्रांत्र का मतलब क्या है, क्षुद्रांत्र का मतलब है मेरे भाई छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। जो ये अंदर दिख रही है मेरे भाई, देखो इस तरीके से जो मैं ये नोट कर रहा हूं, इस तरीके से जो तुम्हें दिख रही है ये वाली अंदर वाली, ये है तुम्हारे पास कौन सी, ये है तुम्हारे पास बेटा छोटी आंत। कौन सी है मेरे भाई, ये छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत। ये क्या है मेरे भाई, छोटी आंत। सर बड़ी आंत कौन सी है, तो मेरे भाई ये है बड़ी आंत। ये इस तरीके से जो दिख रही है तुम्हें, ये है मेरे भाई बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। ठीक है, समझ में आया। तो ये बड़ी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया, अग्नाशय हो गया। ये क्या हो गया, यकृत हो गया। ये पित्त नली हो गई। ये पित्ताशय, पित्त का भंडारण करता है। ये डायफ्राम है और ये अमाशय है। चित्र कैसे बनाना है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो किस तरीके से बनाना है, अगर ये बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लोड इतना लेना ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखिए किस तरीके से बनेगा चित्र हमारा, और इस तरीके से समझते जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से नाक बना लेंगे और इस बना लेंगे मेरे भाई। क्या इस तरीके से तुम चेहरा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो इस तरीके से तुम क्या करोगे, इस तरीके से तुम वो बनाओगे, ठीक है, बनाओगे और यहाँ पे इस सा मोटा करके इस तरीके से ये तुम्हारी ग्रसिका बन जाएगी। फिर जाके तुम्हें क्या करना है, इस पेट बना लेना है। पेट से तुम्हें क्या करना है, पेट से तुम्हें इस तरीके से जाएगी। इसके बाद में कहाँ जाएगा मेरे भाई, इसके बाद में कहाँ जाएगा, इसके बाद में जाएगा सर छोटी, जाएगा मेरे भाई छोटी, जाएगा और छोटी हाथ से जाएगा बड़ी हाथ। बनाएंगे ये मेरे भाई, तो सही नहीं बने तो तुम कोशिश करना कि इस तरीके से बना सको, ठीक है। ये बना लिया इस तरीके से, बाद में यहाँ से है, जाती है मेरे भाई बड़ी आंत। क्या, बड़ी आंत जाती है, बड़ी आंत को इस बड़ा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से चित्र बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या रखना है, देखो ये जब अपने पास इसको बनाएंगे तो पेट के पास में अपने पास क्या क्या था, पेट के पास में सर, पेट के पास में हमारे पास क्या क्या था बताओ, पेट के पास में सर यहाँ पे लीवर था। इस लीवर को इस तरीके से बना दोगे, तरीके से लीवर बना दोगे। यहाँ पे इस तरीके से पैनक्रियाज दिखा दोगे, इस तरीके से
नली सी दिखा दोगे, ठीक है। नली सी दिखाने के बाद में हमारे पास पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज के बाद में देखो, पैनक्रियाज को ऊपर बनाएंगे, लीवर को यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बना के, और इस तरीके से तब ये क्या आ जाती है अपने पास, पित्त नली आ जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जब बनाएंगे तुम इस तरीके से बना लेना इसको सही तरीके से, ठीक है ना। अभी देखो ये बना लिया अपन ने, चित्र की प्रैक्टिस तुम्हें करनी ही पड़ेगी मेरे भाई, और इसका कोई इलाज है ही नहीं, और कोई इलाज है ही नहीं। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, अग्नाशय था, इस तरीके अग्नाशय, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। चित्र समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है, इस तरीके का चित्र बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और इस तरीके से बना सकते, बात है नहीं, ठीक है भाई, ये लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे खींच लेना इसको, इस तरीके से, ठीक है, ये लो। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे फेफड़े आ जाएंगे, इस तरीके से हमारा डायफ्राम हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाएगा, तुम्हारा चित्र बन जाएगा। हाँ, तेरा ये नालायक ये इधर देख ले, हाँ, ठीक है। चलो, समझ में आ गया किस तरीके से चित्र बनाना है। इसको और बेहतर बनाने के लिए तुम पेंसिल से प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे, पेंसिल से प्रैक्टिस, ठीक है मेरे भाई। देखो अभी मैं क्या है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में तुम्हारे लिए जैसे चित्र वाली क्लासेस भी लेके आऊं, जिसमें मैं तुम्हें चित्र बनाना इजी तरीके से, किस तरीके से चित्र बना सकते हैं उनकी भी बात करें। लेकिन अभी आप क्या है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर लास्ट में मान लो टाइम नहीं मिला और ऐसी स्थिति आ गई, मान लो कि मतलब मैं नहीं बनवा पाया, तो उसमें दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। अभी पहले क्या है, तुम्हें खुद से प्रयास करना है, है। बहुत कुछ सोचा सोचा हुआ है भाई मैंने तुम्हारे लिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके प्रैक्टिस करोगे तुम, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, ठीक है। अब अपन लिखेंगे मेरे भाई, देखो कल कहाँ तक लिख लिया था हमने, अब लिखेंगे हम स्वांगीकरण। पहले हम इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे, जो जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको समझेंगे। समझ में तो आए ना भाई थोड़ा बहुत तो, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है, क्या क्या नहीं होती। इस चीज के बारे में मैंने तुम्हें बताना चाहा है थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि हाँ मैं बताने में सफल रहा होऊंगा। अगर नहीं रहा हूं तो कमेंट करेंगे। अभी मैं स्वांगीकरण के बारे में बात कर रहा था मेरे भाई, और हम स्वांगीकरण में लिख रहे थे। स्वांगीकरण में लिखेंगे मेरे भाई, स्वांगीकरण में लिखेंगे, स्वांगीकरण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई स्वांगीकरण में, स्वांगीकरण में लिखेंगे, लिखेंगे स्वांगीकरण में, लिखेंगे मेरे भाई स्वांगीकरण में अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व लिखेंगे, अवशोषण प्राप्त आवश्यक तत्व कोशिका तक अवशोषण प्राप्त पहुंचाना, आवश्यक तत्व कोशिका तक पहुंचाना, और उनका पहुंचाना, और उनका पहुंचाना, और उनका और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए, और उनका
ये श्वसन के आज लिखेंगे मेरे भैया ना थोड़ा सा, भोग करना। उपभोग का मतलब उपयोगी है एक तरीके से, ठीक है, उपभोग करना। आवाज और क्लियर है ना मेरे भाई, सब कुछ सही दिख रहा है ना, आवाज सही आ रही है ना, चलो ठीक है। कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग करना। पांचवा क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे पांचवा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या लिखेंगे, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या है, बाहर निकालना। लिखेंगे बहिक्षेपण, क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे पांचवा, लिखेंगे मेरे पण। पण हिंदी में है बेटा, ये प्योर हिंदी है ना, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब है एक तरीके से उत्सर्जन, क्या है, उत्सर्जन है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे आवश्यक तत्वों के अवशोषण के उपरांत, आवश्यक तत्वों के आवश्यक तत्वों के अवशोषण, है मेरे भाई सही से लिखेंगे, आवश्यक तत्वों के अवशोषण। आवश्यक तत्व अवशोषण का आवश्यक तत्व अवशोषण के पश्चात क्या करते हैं मेरे भाई, आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे, लिखेंगे शेष बचे, क्या होगा, शेष बचा हुआ क्या होगा बताओ, अपशिष्ट होगा, तो लिखेंगे पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से शरीर बाहर निकलना। और निकलना, ठीक है मेरे भाई। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझाने की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपन, है ना, कोई चीज़ की दिक्कत है तो वो बताएंगे मुझे, सही, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो मानव में पोषण मैंने बता दिया था, अंतर्ग्रहण मैंने बता दिया था, पाचन मैंने बता दिया था, अवशोषण बता दिया था। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होता है मेरी भाई, समझ, स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब है कि अवशोषण से जो प्राप्त आवश्यक तत्व हैं वो कोशिका तक पहुंचेंगे और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग करना। मतलब कोशिका तक तो क्या करेंगे, उनको कोशिका तक हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, जो भी हमारा भोजन था वो कोशिका किसमें परिवर्तित होगा, आवश्यक पोषक तत्व में, और उसको कहाँ पहुंचाएंगे मेरे भाई, उसका कहाँ तक काम में लेंगे। तो देखो अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व कोशिका तक पहुंचाना, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जो भी ऊर्जा मिलेगी वो हमारे शरीर को मिलेगी। हमारे शरीर का मतलब था हमारा कि कोशिका तक मिलेगी। कैसे मिलेगी, मैंने तुम्हें बताया था कि ऊर्जा कहाँ संचित होती है, तुमने बोला था सर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में ऐसे ही घूमता है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर कोशिका में ही पाया जाता है। तो मेरे भाई लास्ट एंड फाइनल हो क्या रहा है, अंतिम से अंतिम तक, अंत तक क्या हो रहा है कि जो ऊर्जा है वो कहां जा रही है, कोशिका तक जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर मिलकर किससे बना है, कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है मेरे भाई, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। से मिलकर बना हुआ है बताएंगे, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आगे देखेंगे, और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग करना। कोशिकाएं क्या करती हैं, श्वसन करती हैं, तो उसके
क्या करेंगे, ये इसका उपयोग करेंगे। आगे देखेंगे बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब है आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात मेरे भाई जो भी आवश्यक तत्व थे हमारे शरीर के लिए उनका अवशोषण कर लेंगे और उसके बाद में क्या बच जाएगा, अपशिष्ट बच जाएगा। जैसे कि हम किसी के मतलब के बाद में किसी के काम के नहीं रहते, वैसे ही इस भोजन का भी मामला ऐसा ही है कि आवश्यक तत्व जब इसको जरूरत पड़ती है, जितना जरूरत होती है उतना ले लेता है, और जो अपचित होता है, अपशिष्ट होता है, उसको मेरे भाई शरीर से बाहर निकाल देता है। जैसे कि हम किसी की जिंदगी से ठोकर और या लात मारकर बाहर निकाल दिए जाते हैं। चलो देखेंगे मेरे भाई, हाँ सर हम नहीं निकालेंगे, निकल जाओगे मेरे भाई, अभी तो टाइम आ रहा है तुम्हारा, मैं भी निकला हूं, तुम भी निकलोगे। देखो सर समझ में आ गया ये, हाँ समझ में आ गया सर। अब मेरे भाई आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और आगे देखो ये चित्र तुम्हें बनाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अब आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसमें इसमें क्या लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे मेरे भाई पाचन, ठीक है। लिखाता हूं, यहां पे लिखेंगे पाचन, लिखेंगे मेरे भाई पाचन। अब लिखेंगे मेरे यहाँ पे हम लिखेंगे पाचन, क्या लिखेंगे, पाचन, हेडिंग डालेंगे पाचन। पाचन में लिखेंगे मेरे भाई, पाचन पहली बात तो एक कैसी प्रक्रिया है, तो लिखेंगे इसमें पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। सर भौतिक भी रासायनिक, हाँ मेरे भाई, लिखेंगे पाचन एक भौतिक रासायनिक। तो कोई ये नहीं है ना कि सर चित्र नहीं बनवाया था आपने, भाई मैंने बनवा के दिखाया है तुम्हें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने फोटो लगाई है, बना के भी दिखाया मैंने किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे मेरे भाई, रासायनिक क्या है, पाचन एक कैसी है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। लिखेंगे जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को, लिखेंगे जिसमें जटिल कार्बनिक जटिल कार्बनिक यौगिकों को में जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, पाचन कहलाता है मेरे भाई, है पाचन
आता है। पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? पाचन कहलाता है। लिखेंगे इसी में, लिखेंगे मेरे भाई आगे, क्या लिखेंगे सर? बताऊंगा जो लिख, इसी में पाचन का मुख्य कार्य है पाचन का मुख्य कार्य है पोषण प्राप्त करना है। एक मिनट।
सॉरी भाई, है ना, चलो कोई बात नहीं, कॉल आ गया था कोई उसके लिए। ठीक है, अब चलो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे मेरे भाई, देखो क्या लिखा है, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से पोषण प्राप्त करना है। भोजन में क्या क्या होता है बताओ, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लिखेंगे भोजन में उपस्थित, लिखेंगे पहले एक बार एक चीज लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट बाद में लिखेंगे। भोजन में उपस्थित जल, विटामिन, जल विटामिन तथा खनिज के भोजन में उपस्थित जल विटामिन व का पाचन नहीं होता, क्या है, नहीं होता, क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि, क्यों, आगे इसी में, ठीक है, क्यों नहीं होता, तो लिखेंगे कि सर भोजन में उपस्थित जल विटामिन व खनिज का पाचन नहीं होता, खनिज लवणों का पाचन नहीं होता, क्योंकि क्योंकि ये पहले से ही क्या होते हैं, सरल पदार्थों में टूटे हुए हैं, किसमें पदार्थ में टूटे हुए हैं सर, सरल पदार्थों में टूटे हुए हैं, तो किसको तोड़ेंगे सर, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, ठीक है। क्यों सर, देखो मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई, तुम्हें मैंने बताई थी कि सर, क्या बताई थी आपने कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो तुमने बताया था उसमें सर, उसमें आपके विटामिन होंगे, का मतलब क्या होंगे, खनिज लवण होंगे, प्रोटीन होंगे, वसा होंगे, जल होगा। तो देखो मेरे भाई, इसमें जो जल होगा, विटामिन होगा और खनिज लवण होगा, ये तो पहले से ही क्या है, सरल पदार्थों में टूटे हुए हैं। फिर क्या टूटेगा मेरे भाई, तो क्या टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि वो जटिल है, जिसमें C6H12O6 मतलब 3 अणुओं से मिलकर बना है, ये कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें उपस्थित जल विटामिन व खनिज लवणों का पाचन नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही, लिखेंगे होता, क्योंकि ये पहले से ही, क्योंकि ये पहले से ही सरल पदार्थों में विघटित होते हैं, ऐसे ही सरल पदार्थों में विघटित होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, पहले से ही सरल पदार्थों में विघटित होते हैं, तथा भोजन में उपस्थित, लिखेंगे इसी में आगे, तथा भोजन में उपस्थित था, भोजन में उपस्थित, क्या होता है भोजन में उपस्थित, और लिखेंगे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, कोमा वसा, क्या हो गया मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा को क्या बोलते हैं, और चर्बी बोलते हैं, कहते हैं ना तेरे चर्बी बढ़ रही ज्यादा, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं सर। लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा का मतलब क्या हो गया, चर्बी, और क्या बचता है, प्रोटीन, तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, चर्बी व प्रोटीन, है प्रोटीन का ही पाचन होता है।
इनका ही पाचन होता है। ठीक है, अब इसी में लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे सर, देखो आगे लिखेंगे, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे इसमें पहला, लिखेंगे अब लिखेंगे कि इसमें प्रोसेस कैसे चलता है, इस प्रोसेस को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो कैसे, तो रहने दो ऐसे ही लिखूंगी, लिखेंगे मेरे भाई इसी में लिखेंगे, लिखेंगे तो भाई सॉरी, पहली बात तो थोड़ा आबरा कड़ाबरा, ठीक, आवाज आ रही है ना, अब तो मेरे भाई आवाज आ रही है ना। चलो अब देखो, मैं इसको बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है, कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है, इसमें देखो किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब इसको लिखेंगे, तो लिखोगे तुम किस तरीके, तो लिखेंगे मेरे भाई यहाँ से, क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि सबसे पहले मुख गुहा होगी, मुख गुहा, फिर मुख गुहा से भोजन जाएगा हमारे पास कहाँ, ग्रसिका में, फिर ग्रसिका से जाएगा मेरे भाई ग्रास नली में, ग्रसिका एक ही बात होती है, ग्रसिका या ग्रास नली एक ही बात है मेरे, ग्रसनी होती है वो अलग चीज है ना, ग्रसिका तो हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या है, ग्रसनी अलग चीज होती है, ग्रसनी अलग चीज होती है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, मुख गुहा ग्रसिका जिसको ग्रास नली बोलते हैं, तो लिखनी पड़ेगी मुख गुहा के बाद में लिखेंगे ग्रसनी, ग्रसनी से लिखेंगे ग्रसिका, ग्रास नली। ठीक है, देखो मैं भाई, मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रस नली का, ठीक है यार, ग्रसनी नहीं, पूरी भाई कोई बात नहीं है ना, पूरी सोच, चलो देखेंगे मेरे भाई, यहां तक लिख दिया अपन ने, मुख गुहा ग्रसिका ग्रास नली, फिर इसके बाद में कहाँ जाएगा हमारे पास, अमाशय में जाएगा मेरे भाई, कहाँ जाएगा, अमाशय में, लिखेंगे, लिखेंगे अमाशय। अमाशय का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पेट होता है, अमाशय का मतलब क्या होता है, पेट। अमाशय से फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा सर ये क्षुद्रांत्र में, तो आंत्र में इसका मतलब होता है छोटी आंत, क्या होता है मेरे भाई, छोटी आंत, छोटी आंत, मुंह में आंत कौन है, क्या बोलते हैं, पेट में, मुंह में दांत कौन, पेट में आंत कौन, बात कर रहे हैं। चलो तो लिखेंगे छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। इस छोटी आंत के बाद में क्या आता है मेरे भाई, इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, बड़ी आंत, बड़ी आंत जाएगी, कहाँ जाएगा भोजन हमारा, बड़ी आंत में जाएगा सर, है। बड़ी आंत में जाने के बाद में कहाँ जाएगा, बताओ, बड़ी आंत में जाने के बाद में कहाँ जाएगा,
सर अब तो कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो कहाँ गया पहले? मुख गुहा में गया, मुख गुहा से ग्रसिका ग्रास नली में गया। देखो इधर देखेंगे, मुख है था, इधर ग्रसिका, फिर ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में, अमाशय से शुद्धांत्र में, शुद्धांत से वृद्धांत में, और फिर बाद में कहाँ चला जाएगा सर? ये चला जाएगा गुदा द्वार में। कहाँ चला जाएगा मेरे भाई? गुदा द्वार में। गुदा द्वार में, ठीक है मेरे भाई। कहाँ चला जाएगा? गुदा द्वार में। तो ध्यान समझेंगे क्या कि सबसे पहले मुख गुहा होगी, फिर ग्रसिका ग्रास नली होगी, फिर अमाशय की बात करेंगे, फिर शुद्धांत्र की बात करेंगे जिसका मतलब है छोटी आंत, और फिर उसके बाद में आएगी बड़ी आंत, और बड़ी आंत से जो भी हमारा अपचित भोजन होगा वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं मेरे भाई। तो आगे देखो, ये चित्र तो तुम्हें बनाना है ही, ठीक है। अब चलो इसके बाद में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे सर? इसमें लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे, अब एक एक चीज को समझेंगे जो हमने लिखी है ना, इन एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलो अब मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं तुम्हें, और उस पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है? चलो क्या हो गया? कट क्यों नहीं? ठीक है ना, अब सही तरीके से दिख रहा है। अब मैं अगला पेज ले रहा हूं, और अगले पेज पर मैं लिखवा रहा हूं मेरे भाई। पहला लिखेंगे मुख या मुख गुहा, लिखेंगे मुख या मुख गुहा, लिखेंगे मुख या मुख गुहा, लिखेंगे मुख या मुख गुहा। कलर चेंज कर लेता हूं तुम्हारे लिए, ये लो। लिखेंगे मुख या मुख गुहा, मुख या गुहा। इस गुहा का मतलब समझ लो क्या है मेरे भाई। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। गुहा का मतलब क्या है? खाली जगह, खाली जगह। खाली जगह का मतलब कैसे समझो? जैसे ये मेरा मुंह है आ, अबे खाली जगह दिख रही है ना तुम्हें अंदर की? आ, हाँ हाँ, दिख रही है? हाँ दिख रही है। सर क्या कर रहे हो? अरे नालायक, तुम्हें बता रहा हूँ खाली जगह देखो, आ, दिख रही है खाली जगह। अब ये जो खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं गुहा। अब ये खाली जगह मुख में है, मुंह में है तो मुख गुहा, पेट में है तो पेट गुहा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो गुहा का मतलब क्या होता है? खाली जगह होता है। चलो अब आगे लिखेंगे मेरी भाई, इसमें समझने की चीज तो कुछ है नहीं, तो लिखेंगे, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वो ध्यान से समझ, ठीक है। चलो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे मुंह आहार नली का मुख्य द्वार है, लिखेंगे मुंह आहार नली का, मुंह आहार नली का मुख्य द्वार है मेरे भाई। क्या है? मुख्य द्वार है। मुंह आहार नली का मुख्य द्वार है, जो एक खाली जगह होता है, लिखेंगे जो, ये लिखेंगे इसी में, यह, यह एक खाली जगह होती है। यह क्या होती है? खाली जगह होती है, जिसमें, लिखेंगे इधर लिख लेंगे नीचे, लिखेंगे जिसमें, जिसमें में क्या क्या होता है? जिसमें लिखेंगे जिसमें एक जीव, एक जीव है, लिखेंगे तीन लार ग्रंथियां,
तीन क्या चाहिए उसमें, तीन क्या मिलेंगी, लार ग्रंथियां, तथा 32 दांत पाए जाते हैं। क्या तथा कितने दांत पाए जाएंगे सर, 32, मतलब 32 दांत पाए जाएंगे। 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे इसी में, मुंह में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसी में, क्या लिखेंगे इसी में लिखेंगे सर, में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। लिखेंगे मुंह में, या मुंह के मुख्यतः भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला लिखेंगे, पहला होता है सर दांत, दूसरा होता है क्या, लार ग्रंथि, दूसरा लिखो जीभ, दूसरा जीभ लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे जीभ, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां, क्या लिखेंगे, लार ग्रंथियां, ठीक है। अब आगे लिखेंगे इसी में दांत, लिखेंगे दांत, क्या लिखेंगे सबसे पहले, दांत लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, दांत। अभी 8 मिनट है, अभी तो कोई, चलो लिखेंगे इसी में दांत, पहले दांत के बारे में बात करेंगे। चलो लिखते हैं मेरे भाई, लिखेंगे सबसे पहले दांत, ठीक है। चलो दांत के बारे में लिखेंगे, ये भैया लिखेंगे दांत, लिखेंगे भाई मेरे भाई, पहला लिखेंगे दांत, लिखेंगे पहला, दांत। इस दांत में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे दांत में, दांत में लिखेंगे मेरे भाई, दांत में लिखेंगे, दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है, लिखिए। दांत का, देखो मैं इधर नहीं जाता, तुम इधर से देखा करो थोड़ी चीजें, मतलब लिखा करो जल्दी जल्दी, है ना। मैं इसके लिए बोर्ड के आगे नहीं आता, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है, लिखेंगे दांत का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई, भोजन को चबाना है, लिखेंगे दांत का मुख्य कार्य को चबाना है, क्या करना है, भोजन को चबाना है। दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। दांत भोजन को काट कर, लिखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे दांत भोजन को काट कर सर्वप्रथम छोटे छोटे, सर्वप्रथम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, लिखेंगे सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है,
छोटे टुकड़ों में बांट देता है और बांटने के बाद में क्या करता है, उसके बाद उसे पीस कर लिखेंगे, उसके बाद उसे पीस कर के बाद से कर बारीक बना देता है। क्या कर देता है मेरे भाई, पीस कर क्या कर देता है, बारीक बना देता है। और फिर क्या लिखेंगे, भोजन चबाने के अलावा और क्या काम करते हैं, लिखेंगे भोजन चबाने के अलावा और क्या काम कर सकते हैं हमारे दांत, बताओ। सर किसी को भी खा सकते हैं। अरे नालायको, तुम, मुझे पता है तुम असुर हो, नालायको, मानव बख्शी, इधर देखो तुम जीव बख्शी हो, बिल्कुल नालायक हो। तो लिखेंगे भोजन चबाने के अलावा, भोजन चबाने के अलावा लिखेंगे इसी में, भोजन चबाने के अलावा ये क्या करते हैं, हमारी बोलने में सहायता करते हैं। सर बोलने में कैसे, तुमने देखा होगा जैसे बूढ़े बड़े होते हैं उनके जब क्या होता है, जैसे दांत टूट जाते हैं, दांत टूट जाते हैं तो उनके बोलने में सहायता नहीं हो पाती, मतलब वो तुतलाकर बोलते हैं, मतलब उस तरीके से क्लियर आवाज नहीं आ पाती हमें। सर कैसे, जैसे तुम देखो अभी तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी जीभ है जो बार बार दांतों के टच हो रही है। जब ये दांतों के टच नहीं होगी, दांतों के अगर ये क्या बोलते हैं उसको, लगेगी नहीं दांतों का, ये अड़ेगी नहीं ना, अड़ेगी, अड़ेगी का मतलब कि आएगी नहीं इसके, अगर जैसे देखो वो तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी दांत इस जीभ को टच कर रही है, तुम्हारे दांत जो है वो इस जीभ को टच कर रहे हैं, जीभ दांतों को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हवा का, देखो जो तुम सुन रहे हो वो क्या ध्वनि है, ध्वनि मतलब क्या, एक तरीके से हवा है मेरे भाई, हवा है। तो इस हवा के निकलने को कंट्रोल कौन कर रहा है, दांत कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला हाँ, हाँ मैंने बोला, मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं जैसे बोल रहा हूं, तो तुम सोच रहे हो कि लिप्स कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, जब तुम देखोगे इसको अंदर से सोचो और तुम बोल कर देखो कुछ, तो तुम्हारे जब तुम जैसे ही बोलोगे तो तुम्हारी जीभ इन दांतों के टच हो जाएगी, हो जाएगी। अब जब ये किसी बूढ़े बड़े की क्या होती है, जब ये दांत, मतलब ये दांत नहीं होते तो वो क्या होती है, वो आवाज जो हवा होती है वो प्रॉपर रुक ही नहीं पाती, जिस तरीके से वो बोलना चाह रहा है वो बोला ही नहीं जाता, ठीक है। तो क्या करती है, आवाज ऐसे ही बाहर निकलती रहती है, तो उनकी आवाज क्या होती है, तोतलापन आ जाता है, या फिर आवाज क्लियर नहीं आती, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भोजन चबाने के अलावा ये क्या करते हैं, हमारी बोलने में सहायता करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, बोलने में सहायता करते हैं। भोजन चबाने के अलावा लिखेंगे, भोजन चबाने के अलावा दांत हमारी दांत हमारी बोलने में सहायता करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, बोलने में सहायता करते हैं, तथा हमारे चेहरे को अच्छा आकार देते हैं, तथा हमारे चेहरे को अच्छा आकार देते हैं, अच्छा आकार देते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे लिखेंगे, मानव दांत की दो परत होती है, पहले एक बार देख लेता हूं मेरे भाई, टाइम टाइम देखना जरूर, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए देखो इतना ही काफी है बेटा, मेरी ये मत समझना तुम कभी भी कि मैं टाइम को देखकर पढ़ा रहा हूं, नहीं मेरे भाई, मुझे किस चीज के लिए देखना पड़ता है वो चीज समझो आप।
ठीक है। आज देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, स्वांगीकरण पढ़ा था, बहिक्षेपण पढ़ा था, अवशोषण करके क्या करता है, कोशिका तक अपनी क्या पहुंचाता है, ऊर्जा को पहुंचाता है, श्वसन के लिए काम में ली जाती है बहिक्षेपण। आवश्यक तत्वों के बाद में जो अपशिष्ट बच जाता है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। पाचन में क्या होता है भाई, सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है। जो हमारे पास जल, विटामिन और खनिज जानवर होते हैं, भोजन में उनका पाचन नहीं होता क्योंकि पहले से सरल पदार्थों में विघटित होते हैं। कोई किस किस का होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का ही पाचन होता है। कैसे होता है, मुख गुहा से ग्रसिका, ग्रसिका को मतलब ग्रास नली भी बोलते हैं, अमाशय में, फिर शुद्धांत्र छोटी आंत में, मुख द्वार मतलब इसमें बड़ी आंत में जाता है, फिर कहाँ जाता है, ये गुद्दा द्वार में चला जाता है। ठीक है। एक बार कल इसके बारे में एक बार आके फिर से रिवीजन कर लेंगे। मैं कल जो पढ़ाऊंगा वो रिवीजन जो कराऊंगा मैं इसी क्लास का कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है। कल मैं पहले का भी रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि देखो कितना सही हो पाया, समझाने की चीजें बहुत ज्यादा हैं और लिखने का भी बहुत ज्यादा काम है, इसलिए हम रिवीजन को थोड़ा सा विराम देंगे और तुम थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे घर से। ठीक है। मुख गुहा के बारे में हमने पढ़ा कि मुख जो होती है आहार नाल का मुख्य द्वार होता है, यह एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीभ होती है, 3 लार ग्रंथियां और 32 दांत होते हैं। मुख के 3 भाग होते हैं। मुंह के कितने भाग होते हैं, 3। दांत, जीभ, लार ग्रंथि है। दांत की बात की, दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। दांत भोजन को काट कर क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। ठीक है। टुकड़ों में बांट देता है, उसके बाद में उसे पीस कर बारीक बना देता है। भोजन चबाने के साथ साथ हमारी बोलने में भी सहायता करते हैं और हमारे चेहरे को अच्छा आकार भी देते हैं। कैसे करते हैं, कैसे आकार देते हैं वो ध्यान से समझेंगे, कल मैं समझाऊंगा। जो ये जा लाइन होती है ना, जा का मतलब है जबड़ा, जा का मतलब क्या होता है, जबड़ा। तो ये जबड़ा जो दांत है तुम्हारी, ये क्या करते हैं, चेहरे को आकर्षक बनाने का काम करते हैं मेरे भाई, है ना। हाँ, मेरा तो नहीं है, मुझे पता है, नालायक हो तुम, मजे मत लो मेरे। ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है। ये तुम्हारा प्लैंकिस आज का। चलो ठीक है मेरे भाई, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।